स्वागत है आपका रिपोर्टर्स लाइव में। मैं हूं आपके साथ जोहेश सिंह और दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की हम आज बात करेंगे और जिस पर हमारे संवाददाता जो है ग्राउंड जीरो से इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता ने दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ उनके बयानों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। भाजपा ओबीसी मोर्चा ने लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान आकर्षक कथित टिप्पणी के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का मार्च नेतृत्व के दिल्ली के भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा, रामवीर सिंह बिदूरी और कमलजीत शेरावत ने किया। प्रदर्शनकारियों को एक बड़े बैनर के साथ कांग्रेस मुख्यालय की ओर मार्च करते हुए देखा गया, जहां उन्होंने गांधी का पुतला भी फूंका और माफी की मांग करते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी भी की और नारे लगाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़ रहे भाजपा ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा और एसटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग भी तोड़ने का प्रयास किया, जहां पुलिस बल ने उनको अरेस्ट किया। कांग्रेस मुख्यालय के पास जाने से उनको रोका गया। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और लखनऊ में राहुल गांधी के सिख विरोधी भाषण देने का विरोध में जो है सिख समुदाय ने प्रदर्शन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। राहुल गांधी के सिख विरोधी बयान पर सिखों का हजरतगंज जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा के पास जोरदार प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के पास सिख समुदाय के बड़ी संख्या में सिखों का एकत्रित होने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करना और नारेबाजी के साथ साथ जोरदार प्रदर्शन सिखों का। वहीं सिखों का कहना है कि राहुल गांधी ने सिख समुदाय के खिलाफ जो सिख विरोधी बयान दिया है उस पर राहुल गांधी माफी मांगे। वहीं सिख समुदाय का यह भी कहना है कि जो राहुल गांधी ने सिख विरोधी बयान के साथ जो अपमानजनक बातें कही हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। वहीं हजरतगंज के जो गांधी प्रतिमा के ऊपर जो बड़ी संख्या में जो सिख समुदाय इकट्ठा हुआ है वो लगातार राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है और राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कर रहा है। ये बयान राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे पे बताया जा रहा है दिया है, जिसका जो कांग्रेस प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, इन्हीं ने साफ तौर से इस बयान को मना करते हुए कहा है, बीजेपी के ऊपर हमला किया है कि अगर इस तरह का कोई बयान है तो उसको सामने लाया जाए। फिलहाल इस पूरे मामले में जो सिख समुदाय है वो बेहद नाराज दिखाई दे रहा है और उसका लखनऊ के जो जीपीओ है वहां पे वो धरना कर रहा है और धरने के साथ साथ राहुल गांधी से अपने बयानों को लेकर माफी की बात भी कर रहा है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वॉइस। और एक देश एक चुनाव को लागू किए जाने पर उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस में सियासत भी तेज हो गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। एक देश एक चुनाव को लेकर उत्तराखंड में सियासी जंग तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। ये समझा जा सकता है कि बीजेपी इसे क्रांतिकारी कदम मान रही है और कह रही है कि एक देश एक राष्ट्र और एक चुनाव से सीधे तौर पर कई समस्याएं हल हो जाएंगी। जो बार बार चुनाव अलग अलग तिथियों में होते हैं वो सब एक तिथियों में होंगे और ऐसे में सरकार का जो खर्च ज़्यादा चुनाव पर आता है वो भी बचत हो पाएगी और राष्ट्र के विकास के लिए वो पैसे का उपयोग सुदृढ़ रूप में हो पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इसे कई तरीके के सवाल इस विषय को लेकर खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि हर राज्य का विषय अलग अलग होता है, हर राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं। ऐसे में अगर एक देश एक चुनाव होगा तो फिर जो राज्य के मुद्दे होंगे वो दब जाएंगे, जनता की जो बात होगी वो बात सामने निकल कर नहीं आ पाएगी और वो सही नहीं है। तो ये समझा जा सकता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर उत्तराखंड में बहसबाजी शुरू हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार या फिर भाजपा की जो सरकार है वो इसे किस रूप में लेती है और क्या कुछ अगला निर्णय या कदम उठा पाती है। कैमरामैन हर्षुनाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। और गोरखपुर में बोले सीएम योगी, किसी के साथ भी नहीं होने देंगे अन्याय। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी। सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज का गोरखपुर में 3 दिवसीय दौरा है। आज दौरे का दूसरा दिन था। हम आपको बता दें कि दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के मुखिया ने गौओं की सेवा की, चना गुड़ खिलाया और दूर दराज से आए फरियादियों को खिलाया। फरियादियों में वो 300 से ऊपर लोग आज मौके पे पहुंचे थे। सबसे अधिक मामले जो है राजस्व से और भूमाफियाओं से संबंधित है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पैसे के अभाव में इलाज न कराने की भी बात आई।
उत्तर प्रदेश के मुखिया ने जो है संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया कि जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है उनको उनके इलाज की व्यवस्थाओं को शासन को बना करके भेजा जाए ताकि उनका समुचित इलाज हो सके। वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया ने यह भी कहा कि भूमाफियाओं को कतई बख्शा नहीं जाएगा, गरीबों की ज़मीन को कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल के कटघरे में भेजा जाएगा। वहीं लगभग 300 के लोग मौके पर पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के मुखिया ने एक एक करके सभी फरियादियों की फरियाद सुनी और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। रात्रि काल उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है गोरखनाथ मंदिर विश्राम करेंगे। कल सुबह जनता दर्शन लगाएंगे और लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। अवनीश मणि, इंडिया वॉइस। और 2025 तक बदल जाएगी केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा, क्या कुछ है मामला? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता धनराज गर्ग। यात्रा लगातार कहा जा सकता है कि जोरों पर चल रही है, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो जो यात्रियों का जमावड़ा है वो लगातार उत्तराखंड के अंदर देखा जा रहा है। लेकिन 2025 से ये यात्रा के जो मार्ग है वो कहीं ना कहीं बदला जाएगा, क्योंकि केदारनाथ की यदि हम बात करें तो सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया है कि केदारनाथ का जो मार्ग है उसको वन वे करने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, क्योंकि जो वो 2013 की जो आपदा आई थी उसको कोई भूला नहीं है, क्योंकि 7 किलोमीटर का जो मार्ग था वो अवरुद्ध हुआ था और जिसके चलते सरकार ने एक वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था और उस वैकल्पिक मार्ग से ही कहीं ना कहीं जो पैदल यात्रा है वो सुचारू की गई थी। लेकिन अब सरकार की तरफ से जिस तरीके से लगातार देखा जाए कि जो केदारनाथ में सबसे अधिक यात्री आते हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं दबाव लगातार केदारनाथ में यात्रियों का पड़ता हुआ नजर आ रहा है और उसको हल्का करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया है कि केदारनाथ से लेकर गुरु चट्टी तक का जो मार्ग है उसको वन वे किया जाएगा और वन वे करने से कहीं ना कहीं जो यात्रियों की समस्याएं हैं वो भी दूर होंगी, क्योंकि लगातार देखते हैं कि जब भी यात्रा पीक समय पर चलती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं यात्रियों को भी काफी दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है और उसके साथ ही प्रशासन को भी कहीं ना कहीं मशक्कत काफी करनी पड़ती है, क्योंकि जगह जगह पर जाम की स्थिति बनती है और पैदल मार्ग पर चलने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन 2025 का जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है कि 2025 तक जो यात्रा मार्ग होगा वो बदला जाएगा, यानी कि कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ये मार्ग वन वे करने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है और इससे लाजमी है कि कहीं ना कहीं यात्रियों को सुविधाएं भी मिलेगी और इसके साथ ही जो कहा जाए कि प्रशासन है उसको भी इतनी कड़ी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी और यात्रियों को भी समय पर उनकी यात्रा हो पाएगी। धनराज गर्ग, इंडिया वॉइस, देहरादून। अखिलेश यादव द्वारा सीएम पर दिए गए बयान का जवाब दिया, क्या कुछ कहा? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में जग में घूमते धूर्त अनंत। यह किसी कवि की रचना नहीं बल्कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव का यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर डायरेक्ट अटैक है। दरअसल मंगेश यादव एनकाउंटर के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक एक कर कई बड़े हमले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर कर चुके हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को मठाधीश और माफिया तक भी बोल चुके हैं। यहाँ तक कि बस सपा प्रमुख अखिलेश यादव यह भी कह चुके हैं कि चेहरा देखकर अंदाज़ा लगाइए कि हम माफिया हैं या फिर वो मतलब कि बिना नाम लिए कई बार योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध चुके हैं। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ पर डायरेक्ट अटैक किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि भाषा से पहचानिए असली संत और महंत कौन है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और सपा विधायक जाहिद बेग की सरेंडर करते ही जेल ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। रानी के सुसाइड मामले में भदोही के सपा विधायक और उनके परिवारीजनों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिला प्रशासन ने सपा विधायक
जाहिद बेग को नैनी तो उनके बेटे को वाराणसी जेल भेज दिया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सपा विधायक और उनके बेटे को अलग अलग जेल भेजा गया। बता दें कि बीते दिनों भदोही में सपा विधायक जाहिद बेग के घर में उनकी नाबालिग नौकरानी ने सुसाइड कर लिया था। इस मामले में जब आगे कार्रवाई हुई तो पहले श्रम विभाग ने मुकदमा दर्ज कराया और उसके बाद नौकरानी के सुसाइड मामले में मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस ने जाहिद बेग के बेटे को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया और वहीं जब गिरफ्तारी का दबाव बढ़ा तो सपा विधायक जाहिद बेग ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। इस दौरान पुलिस और वकीलों के बीच काफी नोकझोंक भी हुई थी। सुरक्षा कारणों के चलते आज सपा विधायक को नैनी जेल तो उनके बेटे को वाराणसी जेल भेज दिया गया। फिलहाल अभी तक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज, लखनऊ। वहीं लखनऊ में यूपीएसआरटीसी मुख्यालय पर मृतक आश्रितों का 19 दिनों बाद धरना खत्म हो गया। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के मुख्यालय पर मृतक आश्रितों का पिछले 19 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि मुख्यालय पे जो मृतक आश्रित हैं वो अपनी नौकरी पाने को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जिस तरह से उनका धरना प्रदर्शन पिछले 19 दिन से जारी है, जिसमें एक प्रदर्शनकारी की तबीयत भी बिगड़ गई थी, वो बीमार हो गया था, जिसको एम्बुलेंस से उपचार के लिए हॉस्पिटल भी भिजवाया गया था। वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का जिस तरह से ये धरना चल रहा था, तो वहीं धरने को लेके जो परिवहन निगम के एमडी हैं उनसे बात भी हुई और उन्होंने जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उन लोगों को आश्वासन दिया कि सभी को नौकरी दी जाएगी, जिसमें उन लोगों को नौकरी देने की बात कही गई है कि 20 नवंबर तक आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी। वहीं जो प्रदर्शनकारी हैं जो धरने पे बैठे हैं उन लोगों का कहना है कि इस तरह की बातें पहले भी कई हो चुकी हैं और पहले भी कई आश्वासन हमको मिल चुके हैं। फिलहाल आपको बताएंगे कि जिस तरह से जो आश्वासन दिया गया है कि इस एमडी के आश्वासन के बाद से धरने को खत्म कर दिया गया है। लखनऊ से मोहम्मद अमान। और वहीं किरोड़ीलाल मीणा और गोविंद सिंह डोटासरा के हाथ मिलाते हुए वीडियो जो है माफ कीजिए तस्वीर वायरल हो रही। क्या है पूरा मामला? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता कुलदीप सैनी। राजनीति में एक फोटो जमकर वायरल हो रही है, जहां पर कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा और बीजेपी के किरोड़ीलाल मीणा दोनों एक दूसरे फोटो में हाथ मिलाए हुए खड़े हैं। दरअसल ये फोटो कल का है, जहां पर एक निजी कार्यक्रम में दोनों शामिल हुए। हालांकि इस फोटो की बात इसलिए ज्यादा मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में 2 दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किरोड़ीलाल मीणा के साथ एक निजी संबंध स्थापित किया था, जहां पर उनकी पत्नी को बहन बोलते हुए उन्होंने पर्ची यानी कि बीजेपी सरकार को गिराने की बात कही थी। इसके साथ ही अब ये माना जा रहा है कि उपचुनाव के बीच में इस तरह की भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स का कांग्रेस के साथ बातचीत करना या उनके साथ मिलना किस हद तक भारतीय जनता पार्टी को सुरक्षित रखता है, क्योंकि हाल ही में संगठन में कमजोरी और कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली है, जिसको दुरुस्त करने में बीजेपी लगी हुई है। लेकिन हालांकि इस पूरे मामले को लेकर किसी तरह की कोई राजनीतिक टिप्पणियां नहीं हुई है, जिसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी तरह का बयान नहीं आया है। हालांकि अब ये भी माना जा रहा है कि इस फोटो के बाद में राजस्थान की राजनीति में कुछ बदलाव हो सकते हैं, जहां पर उपचुनाव पर ध्यान देते हुए बीजेपी एक बार फिर से कुछ नया बदलाव कर सकती है। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ मैं कुलदीप, इंडिया वाइज। और छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने बीते दिनों राजस्व विभाग में तहसीलदारों का तबादला किया। राजस्व मंत्री पर लगे गंभीर आरोप। क्या है पूरा मामला? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी।
शासन के कर्मचारियों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और मर्यादा के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना चाहिए। ऐसा एक मामला बलौदाबाजार में तहसीलदार नीलमणि दुबे का आया, जिसने स्थानांतरण को लेकर वह राजस्व मंत्री पर रिश्वत का आरोप लगाया। जब यह आरोप और लगन लगा, जिसकी शिकायत थाने में की गई, जब जांच करने के बाद पता चला कि नीलमणि दुबे अपने स्थानांतरण को लेकर नाराज होकर छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाया और जब निराधार निकला तो उनको निलंबन कर दिया गया और निलंबित करने के बाद उनका बलौदाबाजार से स्थानांतरण मोहला को कर दिया गया, जहां पर वो अपने स्थानांतरण की अवधि में कलेक्टर में रहेंगे। याद रहे कि प्रशासनिक सेवा जो होती है उस पे कर्मचारियों को अपनी मर्यादा के अनुसार बोलना पड़ता है और यदि लगन मीडिया पे आप कोई भी चीज बोलेंगे और जो तथ्यहीन निकलेगा तो आज वैसे नीलमणि दुबे का निकला, जिसपे आरोप ये लगा कि वो जबरदस्ती मंत्री तंगराम वर्मा पर, राजस्व मंत्री पर आरोप लगाया कि वो पैसे के बंगले में लेन देन करके स्थानांतरण लिस्ट निकली गई थी, जिसको लेकर राज्य शासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए तहसीलदार नीलमणि दुबे को निलंबित कर दिया और निलंबन के साथ साथ उनका स्थानांतरण भी कर दिया बैकवर्ड में, जहां पर वो अब इस प्रकार की अलगन भाषा और बिना किसी तथ्य के मीडिया पर कोई भी बयानबाजी देना उनको काफी महंगा पड़ गया। और मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदाबाजार से प्रदीप महेश्वरी। और गोरखपुर में कचरा गिराने के खिलाफ किया आंदोलन, विरोध में अनिश्चितकालीन धरना भी किया गया। क्या है पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी। चौरी चौरा सरैया सरदार नगर स्थित नगर निगम का कचरा गिराया जा रहा है। इसके आंदोलन में किसान यूनियन टकैत के नेता जिला अध्यक्ष केसरी ओझा द्वारा जो है अनिश्चितकाल धरने पे बैठने की बात आ रही है। वो अनिश्चितकाल धरने पे बैठे हैं। उनका आरोप ये है कि गोरखपुर नगर निगम का जो कचरा है वो सरैया सरदार नगर स्थित चीनी मिल और शराब फैक्ट्री की जो ज़मीन खाली पड़ी है, जहाँ पे उद्योग लगने चाहिए, वहाँ पे कचरे का ढेर लगाया जा रहा है। इसको लेकर के उन्होंने अनिश्चितकाल का धरना किया है, जो धरने का आज दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन जो है मौके पे एसडीएम और ठेकेदार पहुँचे, लोगों को आश्वासन दिए, लेकिन वहीं जो है जिला अध्यक्ष और स्थानीय ग्रामीणों ने जो है नगर निगम की आने वाली गाड़ियों को रोक रखा और कचरा नहीं गिरने दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर कचरा गिरेगा तो यहाँ बड़ी तादाद पे संक्रमित बीमारियां होने की आशंका है और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये जो कचरे का ढेर है ये कहीं और गिराया जाए जहाँ इसकी समुचित जगह है। यहाँ गिराया जाएगा तो यहाँ घनी आबादी है, लाखों लोग यहाँ रहते हैं, जिससे संक्रमित बीमारियाँ होंगी और लोग बीमार पड़ेंगे। इन सब विषयों को लेकर के वो लगातार अनिश्चितकाल धरने पे बैठे हुए हैं। अवनीश मणि, गोरखपुर। वहीं बुलंदशहर में तालाब में तब्दील हुआ सरकारी स्कूल, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता गौरव शुक्ला शर्मा। शहर में प्राथमिक विद्यालय बना तालाब। आपको बता दूं कि बुलंदशहर में लगातार कई दिन से हो रही बारिश से जल भराव गांव में हो गया। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील के गांव नगला का है, जहां प्राथमिक विद्यालय और गांव का रास्ता तालाब में तब्दील हो गया है। बुलंदशहर में लगातार कई दिन से आ रही मूसलाधार बारिश से गांव की समस्या पानी को लेकर बनी हुई थी और लगातार गांव के लोगों ने कई बार शिकायत भी की थी, जिसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वहीं अब बारिश के चलते जो नगला गांव का प्राथमिक विद्यालय है वो तालाब में तब्दील हो गया है और आने जाने वाले लोग और बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में बच्चे पानी में होकर स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं और वह गंदा पानी है। वहीं इस मामले में गांव के लोगों ने कई बार शिकायत भी की है, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में वीडियो सामने आने के बाद जैसे शिक्षा अधिकारी बीएसए ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि इस मामले में जल्द से जल्द स्कूल में जो पानी भरा है उसको निकलवा दिया जाएगा और स्कूल में दवाई का भी छिड़काव कराया जाएगा, जिससे कोई बच्चा या टीचर बीमार ना हो। बुलंदशहर से कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ मैं वरुण शर्मा, बुलंदशहर। और इटावा के एक निजी अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत, गुस्साए परिजनों ने शव को रखकर हंगामा किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता वंदना यादव।
अस्पताल में इलाज में लापरवाही के चलते गई गर्भवती महिला की जान। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पीएससी बटालियन गेट नंबर 2 के सामने सर्वोदय हॉस्पिटल का है, जहां पर इलाज में लापरवाही के चलते गर्भवती महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। गुस्साए परिजनों ने सबको रखकर हंगामा किया और हंगामा करते हुए आरोप लगाया कि यहां पर इलाज में लापरवाही के चलते सोमवार से मरीज को एडमिट कराया था। 4 दिन से कोई भी समुचित इलाज नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते गर्भवती महिला की जान चली गई है। वहीं मौके पर पहुंची सिविल लाइन थाना पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएमओ श्रीनिवास यादव ने हॉस्पिटल को सीज कर दिया है और बताया है कि मौके पर हॉस्पिटल संचालक व डॉक्टर मौजूद नहीं थे। वहीं कई विभिन्न तथ्यों पर जाँच चल रही है, जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बात करते हैं खबरों की। हरदोई में दुकान में हुई जमकर तोड़फोड़, क्या है पूरा मामला? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। वीडियो सामने आया है, आपको बता दें कि कुछ महिलाएं एक दुकान पर जाकर उसकी दुकान पर तोड़फोड़ करती हैं और उसकी जो दुकान में जो सामान रखा होता है, वो जिससे दुकान पर छाया होती है, जो रोड पर दुकान लगी होती है, उस पर जो छाया होती है, उस ट्रैक्टर को उठाकर वहां से तोड़फोड़ कर दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला ये तिहानी थाना क्षेत्र का है, जहां पर कुछ महिलाएं जाती हैं और एक दुकान लगी होती जलपान गृह की, वहां पर उसके साथ मारपीट करती हैं और उसकी दुकान में तोड़फोड़ करती हैं। जब ये वीडियो वायरल हुआ है तो इस वीडियो का संज्ञान पुलिस ने संज्ञान लेते ही पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा लिख लिया है, जिसमें कि 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है और 3 महिलाएं गिरफ्तार कर ली गई हैं। हालांकि अभी जो दुकान जो लगी थी, उस दुकान पे तहसीलदार और स्थानीय पुलिस द्वारा वहां पे जगह चिन्हित करके उसकी दुकान लगाई गई थी। उसके बाद में देखा जा रहा है कि ये महिलाएं वहां पे खुलेआम गुंडाई करती नजर आ रही हैं। हालांकि पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया, जो कि 5 लोग शेष रह गए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। अब देखने की बात ये होगी आखिरकार इन महिलाओं ने उसकी दुकान में जाकर तोड़फोड़ क्यों की, उसकी दुकान क्षतिग्रस्त क्यों की है, ये देखने की बात होगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। और रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ।